अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 सेकंड ईयर नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स टू हैबिटेट्स, यानी हम जहाँ पर देखेंगे कि हैबिटेट्स के लिहाज से जो मुख्तलिफ एनिमल्स हैं उनमें कौन कौन से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे। अब उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अमोनिया। अमोनिया को तो ये टॉक्सिक केमिकल है, टॉक्सिक केमिकल तो जहरीला होता है और ये बॉडी फ्लूइड में क्विकली डिज़ोल्व हो जाता है, डिज़ोल्व क्विकली इन बॉडी फ्लूइड। तो ये बॉडी फ्लूइड में फौरी हल हो जाता है। अब टॉक्सिक मटीरियल होने की वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना नेसेसरी होगा, क्योंकि अगर ये बॉडी के अंदर स्टे करता है तो ये एनिमल के लिए डेंजरस होगा। अब अमोनिया इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ये रिक्वायर्ड होगा अगर इसको बॉडी में से रिमूव करना है। तो अमोनिया उन एनिमल्स में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। तो एनिमल्स इन हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट यानी फ्रेश वाटर, तो ये फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है अमोनिया, और इसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी। तो हमें ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होगी इसको रिमूव करने के लिए। फ्रेश वाटर इसमें नमकियात ना होने के बराबर होते हैं, बहुत कम होते हैं, इसलिए हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में जो एनिमल एग्जिस्ट करते हैं, लिव रहते हैं, तो उनको अमोनिया को रिमूव करने के लिए ज़्यादा वाटर चाहिए। इस तरह से जो हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में एनिमल होंगे वो इसको आसानी के साथ इजीली बॉडी से रिमूव कर सकते हैं। अब इसमें तकरीबन 500 ml वाटर is required for removal of 1 gram of ammonia नाइट्रोजन। तो अमोनिया नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा। अब दूसरे नंबर पर यूरिया आ जाएगा।
यूरिया, अब यूरिया जो है ये लेस टॉक्सिक होगा, लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। तो ये अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक होता है और ये उस जगह, उस हैबिटेट में होगा जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होगी, रिस्ट्रिक्टेड वाटर सप्लाई। तो जहाँ पर वाटर की सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होगी वो एनिमल यूरिया उसको खारिज करते हैं। अब जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में और ये कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग यूरिया साइकिल। कि यूरिया साइकिल जो लिवर में ऑपरेट करता है और वहाँ पर अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया साइकिल के ज़रिए। अब जी हम अभी इसके बाद देखते हैं कि यूरिया साइकिल क्या होता है। अब ये जो एनिमल्स होते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई ऑफ वाटर होती है, इनको यूरिया रिमूव करने के लिए लेस अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होगी दैन एक्वेटिक एनवायरनमेंट, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की निस्बत इनको लेस वाटर रिक्वायर्ड होगा फॉर रिमूवल ऑफ यूरिया। अब जहाँ पर तकरीबन 50 ml वाटर is required to remove 1 gram of urea nitrogen, अब इनको सिर्फ 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा यूरिया को रिमूव करने के लिए। तो यूरिया अमोनिया की निस्बत लेस टॉक्सिक होगा। अब यूरिया साइकिल क्या होगा? तो यूरिया साइकिल, इसमें यूरिया साइकिल, अब ये जो यूरिया साइकिल है ये ऑर्निथीन उससे ये स्टार्ट होगा, ऑर्निथीन, और इस ऑर्निथीन के साथ अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्ट करेंगे और जिसके नतीजे के तौर पर जहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा इसको सिट्रोलीन, तो इसको सिट्रोलीन कहा जाएगा, सिट्रोलीन। अब ये जो सिट्रोलीन है, सिट्रोलीन, इसके साथ सेकंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, सेकंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया, अमोनिया शामिल होगी। अब ये बन जाएगा
आर्जिनिनो सक्सिनेट, तो ये आर्जिनिनो सक्सिनेट उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है, ये उसके बाद ये आर्जिनिन में चेंज होगा, आर्जिनिन, तो ये आर्जिनिन में चेंज होगा, आर्जिनिन। और जहाँ पर एक एंजाइम मौजूद होगा जिसको आर्जिनेज कहा जाता है, आर्जिनेज, इस एंजाइम की मौजूदगी में जहाँ से यूरिया की प्रोडक्शन होगी और जिसके नतीजे के तौर पर ये जो आर्जिनिन है ये दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑर्निथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं यूरिया साइकिल। तो ये लिवर में ऑपरेट करता है और लिवर में टॉक्सिक मटेरियल अमोनिया वो कन्वर्ट हो जाएगा यूरिया में। ऑर्निथीन से स्टार्ट होगा और इसके साथ अमोनिया की एक नाइट्रोजन कंबाइन करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करेगी और जिसके नतीजे के तौर पर सिट्रोलिन बनेगा। सिट्रोलिन के साथ सेकंड नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया कंबाइन करेगी और ये आर्जिनिनो सक्सिनेट में चेंज हो जाएगा। अब जो आर्जिनिनो सक्सिनेट है ये आगे आर्जिनिन में चेंज होगा और जहाँ पर एक एंजाइम होगा जिसको आर्जिनेज कहा जाता है, जिससे यूरिया की प्रोडक्शन होगी और आर्जिनिन से दोबारा ऑर्निथीन ये डेवलप हो जाएगा। इसको यूरिया साइकिल का नाम दिया जाता है। अब उसके बाद यूरिक एसिड, यूरिक एसिड अब यूरिक एसिड, यूरिक एसिड तो ये लीस्ट टॉक्सिक होगा, लीस्ट टॉक्सिक, सबसे कम जहरीला होता है और इसके लिए जो है एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी। यानी वो हैबिटेट जैसे डेजर्ट होते हैं तो वहाँ पर पानी की शार्टेज होती है, बहुत ज़्यादा शार्टेज होती है, एक्यूट शार्टेज ऑफ वाटर होगी, तो वहाँ पर जो एनिमल मौजूद होंगे वो यूरिक एसिड जो है वो खारिज करते हैं। जैसे रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। और ये जो रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, ये यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स ये खारिज करते हैं। तो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करने के लिए सिर्फ ओनली 1 liter water is required to remove 1 gram of nitrogen of यूरिक एसिड। तो जहाँ पर नाइट्रोजन को रिमूव करने के लिए सिर्फ 1 liter वाटर रिक्वायर्ड होगा। आप देखेंगे अमोनिया को रिमूव करने के लिए 500 ml वाटर चाहिए,
यूरिया को रिमूव करने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर्ड होगा, जबकि यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए ओनली 1 लीटर वाटर रिक्वायर्ड होगा। तो ये तो था कि मुख्तलिफ एनिमल्स जो डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं वो डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स खारिज करते हैं। तो ये हैबिटेट के लिहाज से होगा। अब वो एनिमल्स जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है इम्यूनोटीरक, यानी वो एनिमल्स which excrete अमोनिया। तो जो अमोनिया को खारिज करते हैं उनको इम्यूनोटीरक कहा जाता है, और दूसरे उनको कहा जाता है यूरियोटीरक, यानी वो एनिमल्स जो एक्सक्रीट करते हैं यूरिया। तो जो यूरिया एक्सक्रीट करते हैं उनको यूरियोटीरक कहा जाएगा। और इसमें एक क्लास और है जिसको यूरिकोटीरक कहा जाता है। यूरिकोटीरक और यूरिकोटीरक उनको कहा जाएगा जो यूरिक एसिड उसको एक्सक्रीट करते हैं, उनको यूरिकोटीरक कहा जाएगा। यूरिकोटीरक जो यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स खारिज करते हैं। तो ये वेस्ट यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिहाज से एनिमल्स की ये 3 क्लासेस हैं, जिनमें एक को इम्यूनोटीरक कहा जाता है और दूसरे को यूरियोटीरक कहा जाता है, और तीसरा जो ग्रुप है उसको यूरिकोटीरक कहा जाता है। अब इनमें ये जो 2 हैं, ये यूरियोटीरक और यूरिकोटीरक, इनको कहा जाता है कि दीज आर एवोल्यूशनरी अडाप्टेशंस। These are evolutionary adaptations। तो अडाप्टेशन जो आप पढ़ चुके पहले, अडाप्टेशन कहते हैं कि एक जानदार के अंदर एक ऐसी चेंज डेवलप हो जाए जो कि उसकी सर्वाइवल के लिए, यानी बेटर सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो, उसको अडॉप्टेशन कहा जाता है। अब इर्तिका के लिहाज से, एवोल्यूशन के लिहाज से अडॉप्टेशन इसको कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट सबसे पहले लाइफ अपीयर हुई, अब वहाँ पर जो एनिमल्स वो अमोनिया खारिज करते हैं, लेकिन बाद में दूसरे जो हैबिटेट हैं और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट एक्वेटिक एनवायरनमेंट से डिफरेंट होती है। तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में वाटर की हमेशा शॉर्टेज होती है। तो उन हालात के मुताबिक एनिमल्स ने अपने अंदर चेंज डेवलप की कि उन्होंने अमोनिया की बजाय यूरिया एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया। और जो एनिमल डेजर्ट में पाए जाते हैं, जहाँ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर जहाँ पर पाई जाती है, तो उन्होंने यूरिक एसिड उसको एक्सक्रीट करना शुरू कर दिया अकॉर्डिंग टू वाटर सप्लाई। कि वाटर सप्लाई के मुताबिक उन्होंने चेंज डेवलप की ताकि वो अपने जो है उनकी जो एनवायरनमेंट है उसमें बेटर अंदाज में सर्वाइव
कर सकें। अब आपने जहाँ पर ये चीज़ नोट की कि एनिमल्स डिफरेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, तो अगर वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफरेंट एक्सक्रीट करते हैं तो उनका जो कह लें कि जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डिफरेंट होंगे, उनके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होंगे। अब इसमें सबसे पहले ये आता है एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन कैसे होगी। एक्सक्रीशन इन हाइड्रा, कि हाइड्रा में एक्सक्रीशन कैसे होगी। अब हाइड्रा, इसको एक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहा जाता है, यानी जिसमें 2 लेयर्स सेल की होती हैं, एक ऊपर की तरफ इस तरह से लेयर होगी इस तरह से, और एक नीचे की तरफ लेयर होती है इस तरह से, इस तरह से। तो ये जो है ऊपर वाला ये लेयर, इसको एक्टोडर्म कहा जाता है, एक्टोडर्म, इसको एक्टोडर्म कहा जाएगा, एक्टोडर्म। और उसके बाद ये अंदर वाली जो लेयर है ये, इसको एंडोडर्म कहा जाएगा, एंडोडर्म। तो इसको एंडोडर्म का नाम दिया जाएगा, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो हाइड्रा ये एक एक्वेटिक एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है जो कि एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है, एक्वेटिक एनवायरनमेंट में पाया जाता है। अब इसमें इस तरह से इसके चारों तरफ सराउंडेड बाय वाटर, तो इसके इर्द गिर्द इस तरह से जहाँ पर वाटर मौजूद होगा, वाटर मौजूद होगा जहाँ पर, तो इसके चारों तरफ वाटर मौजूद है। अब ये जो वाटर होगा और इसके जो अंदर कंडीशंस हैं, सेल्स के अंदर जो कंडीशंस हैं, और ये इसके अंदर जो है इसकी कैविटी होती है, खला होता है इसके अंदर जहाँ पर कैविटी होगी, कैविटी, और इस कैविटी में भी वाटर होगा। अब जो इन्वायरमेंट है जहाँ पर, और इसके अंदर जो इन्वायरमेंट है क्या होती हैं, उसको कहते हैं आइसोटोनिक, आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट उसको कहा जाएगा। अब जहाँ पर जो एक्सक्रीशन होगी ये सिंपल डिफ्यूजन होगी, डिफ्यूजन। तो जहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल की एक्सक्रीशन होगी वो सिंपल डिफ्यूजन के लिए होगी, सिंपल डिफ्यूजन। तो इसमें सिंपल डिफ्यूजन होगी, और जहाँ पर नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड, तो इसमें किसी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होगी, सिंपल डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। कि मसलन जहाँ पर ये अपने जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये इधर खारिज कर सकते हैं, इसके अंदर जो कैविटी है उसमें खारिज कर सकते हैं। इसी तरह से ये कार्बन डाइऑक्साइड ये अपने इंटरनल जो कैविटी उसमें जो वाटर है उसके साथ एक्सचेंज कर सकता है। इसी तरह से ये वेस्ट मटेरियल्स ये सिंपल डिफ्यूजन के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये रिलीज़ कर सकते हैं। तो जो एक्टोडर्मल सेल्स दे आर कनेक्टेड विद एक्सटर्नल वाटर, तो वो एक्सटर्नल वाटर के साथ डिफ्यूजन के लिए
मटेरियल का एक्सचेंज करेंगे। और जो एंडोडर्मल सेल्स हैं तो दे आर कनेक्टेड विद वाटर प्रेजेंट इन द कैविटी ऑफ द हाइड्रा, कि हाइड्रा के अंदर जो कैविटी पाई जाती है उसके अंदर जो वाटर होगा एंडोडर्मल सेल्स का कनेक्शन उसके साथ होगा, तो वो उसके साथ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे बाय सिंपल डिफ्यूजन, क्योंकि जहाँ पर आइसोऑस्मोटिक कंडीशंस पाई जाती हैं, इसलिए जहाँ पर किसी ख़ास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाअल्लाह कल हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लेन एरिया। शुक्रिया।